तो आज का हमारा टॉपिक है स्वैप स्पेस। तो स्वैप स्पेस क्या होता है? स्वैप स्पेस इन लाइनक्स इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी रैम इज फुल। तो स्वैप स्पेस अगर हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब आपकी फिजिकल मेमोरी जैसे कि रैम है वो फुल हो जाती है। If the system needs more memory resources and the RAM is full, inactive pages in memory are moved to the swap space. अगर आपका सिस्टम को ज़्यादा मेमोरी रिसोर्सेज की ज़रूरत है और जो आपका रैम है वो फुल हो चुका है, तो आपके मेमोरी में जितने भी इनएक्टिव पेजेस होते हैं, इनएक्टिव पेजेस मतलब जो अभी आपके पेजेस यूज़ नहीं हो रहे हैं मेमोरी में, उनको स्वैप स्पेस में मूव कर दिया जाता है। While swap space can help machine with a small amount of RAM, it should not be considered a replacement for the RAM. जैसे कि जो आपकी मशीन है में जो स्वैप स्पेस है वो एक रैम के जैसे ही काम करती है, पर इसको रैम की जगह पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है या फिर इसको पूरे तरीके से रैम कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। स्वैप स्पेस इज लोकेटेड ऑन हार्ड ड्राइव विच हैव अ स्लोअर एक्सेस टाइम देन फिजिकल मेमोरी। अब जो स्वैप स्पेस आपका होता है वो हार्ड ड्राइव पे ही प्रेजेंट होता है, पर फिज़िकल मेमोरी से बहुत धीरे धीरे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आप बहुत धीरे धीरे इस एरिया को या इस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। स्वैप स्पेस कैन बी डेडिकेटेड स्वैप पार्टीशन, a swap file or a combination of swap partition and a swap file। तो स्वैप जो स्पेस है वो एक पूरा स्वैप पार्टीशन हो सकता है, मीन्स कि आपको एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, या फिर एक ये फाइल हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर फाइल जिसका इस्तेमाल आप एज अ स्वैप स्पेस करते हैं। ठीक है, या फिर ये दोनों ही हो सकता है, एक पर्टिकुलर पार्टीशन और एक फाइल। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन, स्वैप पार्टीशन और स्वैप फाइल का कॉम्बिनेशन आपका एक स्वैप स्पेस के जैसे कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेके समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर टू प्रोसेसेस रनिंग। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे जो सिस्टम में है वो दो प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, बोथ प्रोसेसेस आर असाइंड मेमोरी पेजेस। दोनों प्रोसेसेस को हमने अलग अलग मेमोरी पेजेस असाइन कर दिए हैं। सीपीयू इज प्रोसेसिंग प्रोसेस 1। अब सीपीयू में अभी पहला प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये विदाउट स्वैप स्पेस आपको फिगर दिखाई गई है। ये आपकी रैम है। ठीक है, रैम में आपके दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। ठीक है, अभी सिर्फ प्रोसेस ए को सीपीयू प्रोवाइड करवाया गया है ताकि प्रोसेस ए आपका पूरे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, और जो प्रोसेस बी है वो कहाँ है? अभी वेटिंग में है। ठीक है, मीन्स ये अभी आपका आइडल पड़ा है, सिर्फ प्रोसेस ए ही आपका रन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अभी विदाउट स्वैप स्पेस ये चीज़ आपकी चल रही है। ठीक है, अब इससे क्या क्लियर होगा हमारा? एज वी कैन सी इन द अबव फिगर, नो मेमोरी पेज अवेलेबल फॉर अनदर प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के लिए अभी कोई भी मेमोरी पेज अवेलेबल नहीं है। System will not start new process until any existing process is finished। सिस्टम तब तक नया प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक कि पिछला कोई प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है। स्वैप स्पेस कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन अ लिटिल बिट। अब स्वैप स्पेस जो है इस सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। कैसे? इफ़ स्वैप स्पेस इज कन्फिगर्ड एंड रैम इज फिल्ड, idle pages will be moved in swap space।
अगर हमने स्वैप स्पेस को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, और आपकी जो रैम है वो फुल हो जाती है, तो जो आपके आइडल पेजेस होते हैं, मींस जो अभी आपके वेटिंग पे है, वो पेजेस स्वैप स्पेस में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। The process of moving the idle memory pages from RAM to swap is known as page out. तो इस प्रोसेस को जहाँ पे आप आइडल मेमोरी पेजेस को रैम से स्वैप की तरफ को भेजते हैं, ठीक है, उसको हम पेज आउट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग रिक्वायर्ड मेमोरी पेजेस बैक फ्रॉम स्वैप टू रैम इज नोन एज पेज इन। अब जिन पेजेस की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत होती है मेमोरी पेजेस की, उनको स्वैप स्पेस से वापस रैम में लाने के लिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेज इन, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन किया गया है पेज आउट और पेज इन प्रोसेस को। तो ये जो फिगर है आपकी, ये स्वैप स्पेस इसमें क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। ये स्वैप स्पेस है और ये भी स्वैप स्पेस है। अब ये आपकी रैम है, इसमें प्रोसेस ए है और ये आपकी रैम में प्रोसेस बी है, ठीक है। अब क्या है इसमें कि जब आपका प्रोसेस ए चल रहा है तो प्रोसेस बी को कहाँ पे भेज दिया गया है, जो प्रोसेस बी के मेमोरी पेजेस हैं उनको स्वैप स्पेस में भेज दिया गया है, तब तक जब तक कि यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस ए आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस बी पेज आउट, ठीक है, और प्रोसेस ए क्या है आपका इस टाइम पेज इन है। मींस रैम में आपका इस टाइम प्रोसेस ए के लिए स्पेस है और प्रोसेस ए की एग्जीक्यूशन सीपीयू में हो रही है, ठीक है। सेकंड जो इसमें फिगर दिखाई गई है, अब प्रोसेस ए क्या है पेज आउट हो चुका है, मींस ये कंप्लीट हो चुका है और ये इसको कहाँ पे मूव किया गया है, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ए को प्रोसेस स्वैप स्पेस में पेज आउट किया गया है। अब पेज इन किसको किया गया है, प्रोसेस बी को, और इस प्रोसेस बी को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में भेजा गया है, ठीक है। तो ये काम है स्वैप स्पेस का। यहाँ पे जितने भी आपके आइडल मेमोरी पेजेस होते हैं उनको प्लेस मूव करने के लिए, उनको रखने के लिए स्वैप स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके जो रैम है उसमें दूसरे मेमोरी पेजेस के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाए। तो ये है स्वैप स्पेसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउंटिंग फाइल सिस्टम, ठीक है, कि हमने पीछे माउंट शब्द काफ़ी बार इस्तेमाल किया है, तो वो माउंटिंग है क्या। तो माउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ फॉर्मेटेड पार्टीशन और ड्राइव टू अ डायरेक्टरी विद इन द लाइनक्स फाइल सिस्टम। तो माउंटिंग क्या प्रक्रिया है, जहाँ पे हम किसी फॉर्मेटेड पार्टीशन या फिर ड्राइव को किसी डायरेक्टरी के साथ में अटैच करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टरी आपकी लाइनक्स फाइल सिस्टम में होती है उसके साथ में अगर हम कोई फॉर्मेटेड पार्टीशन या फिर ड्राइव अटैच करें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंटिंग। The drive's content can then be accessed from that directory. अब हम इस जहाँ पे हमने फॉर्मेटेड पार्टीशन अटैच किया है उस डायरेक्टरी से हम जो भी कंटेंट होगा हमारा ड्राइव का, उस सब को हम एक्सेस कर सकते हैं। Since all files in Unix or Linux based systems are in a single directory tree, the mount operation will make it look like the content of the new file system are the content of an existing subdirectory in some already mounted file system. अब जैसा कि आपको पता है कि जो आपका यूनिक्स या फिर जो भी लाइनक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं उनमें जो फाइल सिस्टम होता है वो एक डायरेक्टरी, सिंगल डायरेक्टरी ट्री की जैसा आपको दिखता है। मींस एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसमें बाकी सारी आपकी सब डायरेक्टरीज
अटैच्ड होगी। ठीक है, तो वो एक ट्री के जैसा ही प्रतीत होता है। ऐसे लगता है कि जो सब डायरेक्टरीज का जो आपका कंटेंट है वो किसका है, वो मतलब कि जो पहले से ही अटैच डायरेक्टरी है वो उसी के जैसा कंटेंट आपको प्रतीत होता है। मींस कि नई सेम जो मेन डायरेक्टरी आपकी, उसका कंटेंट भी आपको नए फाइल सिस्टम के कंटेंट के जैसा ही प्रतीत होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री सेपरेट, अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेके एक माउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो थ्री सेपरेट फाइल सिस्टम, हमारे पास तीन अलग अलग फाइल सिस्टम हैं, ईच विद देयर ओन रूट डायरेक्टरी, सबकी अपनी अलग अलग रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, व्हेन द लास्ट टू फाइल सिस्टम आर माउंटेड below home directory and user respectively on the first file system, we can गेट अ सिंगल डायरेक्टरी ट्री। अब हमारे पास तीन अलग अलग फाइल सिस्टम है। अगर हम उनमें से दो फाइल सिस्टम को माउंट करते हैं, एक को हम माउंट करते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर और दूसरे को यूज़र डायरेक्टरी के अंदर, तो डायरेक्टरी के अंदर जो कि फर्स्ट फाइल सिस्टम में आपकी है, तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल डायरेक्टरी ट्री मिलेगा। मींस जो वो दोनों फाइल सिस्टम है वो भी किसके हिस्से लगेंगे, जो आपकी पहली फाइल सिस्टम है उसी के हिस्से आपको प्रतीत होंगे। मींस आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई नया फाइल सिस्टम ऐड किया है, आपको लगेगा कि ये जो फाइल सिस्टम है वो पहले फाइल सिस्टम के ही हिस्से हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले बताया था, हमारे पास तीन फाइल सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, फाइल सिस्टम 1, 2 एंड 3, ये अलग अलग इसमें डायरेक्टरीज अटैच्ड हैं, आपकी सब डायरेक्टरीज। तो हमने क्या बोला है कि फाइल सिस्टम 2 एंड 3 कहाँ पे आपके माउंट होंगे, एक होम डायरेक्टरी में और एक यूज़र डायरेक्टरी में। ठीक है, तो जब हम इनको माउंट करेंगे तो ये इस तरीके से आपके दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइल सिस्टम 2 था, ये हमारा फाइल सिस्टम 3 था और ये 1 था। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं तो आपको ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग अलग फाइल सिस्टम है आपके। ठीक है, ये क्या लग रहा है कि ये आपकी मेन रूट सिस्टम है, इसमें सब डायरेक्टरीज अटैच्ड है, डायरेक्टरीज अटैच्ड हैं। ठीक है, इन डायरेक्टरीज में ये सब डायरेक्टरीज आपकी अटैच्ड हैं। ठीक है, तो माउंटिंग से हम माउंटिंग से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल सिस्टम किसी भी डायरेक्टरी के साथ में हम कोई और फाइल जोड़ सकते हैं। ठीक है, और वो फाइल जोड़ने के बाद हमें ये प्रतीत नहीं होगा कि वो जो फाइल है वो किसी और डायरेक्टरी का हिस्सा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका कोई भी डेटा या कंटेंट, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, द माउंट्स कुड बी डन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हमने कैसे माउंट किया इसको, माउंट कमांड लिखा, डिवाइस, ये हार्ड डिस्क 2, और ये हमने माउंट कहाँ पे किया है इसको, होम डायरेक्टरी में। तो ये कमेंट में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमने इस कमांड के थ्रू क्या किया है। डिवाइस फाइल DEVHDA2 इज़ माउंटेड ऑन डायरेक्टरी होम। तो हमने कौन सी डिवाइस फाइल को, ये वाली जो डिवाइस फाइल है इसको हमने कहाँ पे माउंट किया है, होम डायरेक्टरी में माउंट किया है। दूसरी कमांड भी सेम है, device file DEVHDA3 is mounted on user directory। ठीक है, the difference between the device file DEVHDA2 and the mounted on directory home, the device file gives access to the raw content of the disk, the mounted on directory gives access to the files on the disk। अब डिफरेंस क्या है इसमें कि जो आपकी डिवाइस फाइल है उससे आप डिस्क पे जितना भी रॉ कंटेंट है आपका उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो माउंटेड ऑन डायरेक्टरी है उससे आप उस जितनी भी फाइल्स है आपकी डिस्क पे
उन सब को आप एक्सेस कर सकते हो उस माउंटेड ऑन डायरेक्टरी से। मीन्स इस डायरेक्टरी से आप इस डिस्क पे जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट है उन सब को एक्सेस कर सकते हो। द माउंटेड ऑन डायरेक्टरी इज कॉल्ड माउंट पॉइंट। अब जो जिस फाइल पे या जिस डायरेक्टरी पे माउंटिंग हुई है, ठीक है, जहाँ पे आपने एक फाइल सिस्टम को दूसरी डायरेक्टरी के साथ में जोड़ा है, उस पॉइंट को हम माउंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका माउंटिंग या फिर माउंट पॉइंट क्या है और कैसे हम इससे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक है शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो शेल क्या है, शेल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब शेल स्क्रिप्टिंग क्या है, तो पहले थोड़ा थोड़ा हम शेल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो यूजुअली शेल्स आर इंटरैक्टिव का मतलब है आप जैसे आप संवाद करते हो, ठीक है, बातचीत करते हो, उसी तरीके से शेल्स का भी इस्तेमाल होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। मींस इसका मतलब क्या है, दे एक्सेप्ट कमांड एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड एग्जीक्यूट देम। तो ये क्या करते हैं, यूज़र से कमांड को एक्सेप्ट करते हैं एज एन इनपुट और उनको उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कौन, शेल। However, sometime we want to execute a bunch of commands routinely, so we have type in all commands each time in terminal. तो कुछ टाइम हमें कई बार हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें बहुत सारी कमांड्स को रूटीनली इकट्ठे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है, या हम बहुत सारी कमांड्स को एक बंच के रूप में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, टर्मिनल में हर एक समय पे हर एक कमांड को टाइप करना होता है। ठीक है, as shell can also take commands as input from file, we can write these commands in a file and can execute them in shell to avoid this repetitive work. अब क्या है, जब हर बार हमें इन कमांड्स को टाइप करना पड़ता है इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो शेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी कमांड्स को एज अ इनपुट हम एक फाइल से ले सकते हैं। ठीक है, मींस कि हम इन सारी कमांड को एक फाइल में राइट करते हैं, फिर हर एक कमांड को बार बार टाइप करने के बजाय हम एक बार ही इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। These files are called shell scripts और shell programs. इन फाइल्स को हम shell script या फिर shell program कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि फिर एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको कि शेल्स क्या है। शेल्स की मदद से हम कमांड्स एंटर करते हैं ताकि उन कमांड को एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, यूज़र को बहुत सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी होती है, यूज़र जो है काफ़ी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करना चाहता है इकट्ठे, तो उसको हर बार उन कमांड्स को टाइप करना होता है। ठीक है, अब शेल में क्या एक और फीचर है कि हम शेल में इन कमांड्स को एक फाइल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उस फाइल को हम एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सारी कमांड्स को बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार राइट करने के बजाय इन कमांड को हम कहाँ से एज एन इनपुट लेते हैं, एक फ़ाइल से जो हमने तैयार की होती है, जिसमें हमने सारी फाइल्स राइट की होती हैं। ठीक है, अब इन फाइल्स को हम क्या बोलते हैं, शेल स्क्रिप्ट या फिर शेल प्रोग्राम्स। शेल स्क्रिप्ट्स आर सिमिलर टू द बैच फाइल इन MS-DOS। अब एक आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जैसे हम उसमें बैच फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो शेल स्क्रिप्ट भी वैसे ही आपकी सिमिलरली काम करती है। ठीक है, ईच शेल स्क्रिप्ट इज सेव्ड विद .sh फाइल एक्सटेंशन। तो जब भी हमने शेल स्क्रिप्ट को फाइल को सेव करना होता है, तो उसको हम .sh एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे ये माई स्क्रिप्ट फाइल को सेव कर रहे हैं हम .sh एक्सटेंशन के साथ में।
A shell script have syntax just like any other programming language. तो किसी भी shell script की जो लिखने का तरीका है वो और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती है उसी के जैसा होता है. You have any prior experience with any programming language like Python, C, C++, etc. It would be very easy to get started with इट. अगर आपके पास पहले से ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कार्य करने का एक्सपीरियंस है, जैसे कि पाइथन हो गया, सी लैंग्वेज होगी, सी प्लस प्लस होगी, या इसके अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप शेल स्क्रिप्ट के साथ इजीली कार्य कर सकते हैं. ठीक है. अ शेल स्क्रिप्ट कंप्राइजेज फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो कौन कौन से एलिमेंट्स आपके यूज़ किए जाते हैं शेल स्क्रिप्ट में? शेल कीवर्ड, कौन कौन से? इफ़, एल्स, ब्रेक, एट्सेट्रा. ठीक है. शेल कमांड्स, सी डी, एल एस, इको, पासवर्ड, टच, एट्सेट्रा. और फंक्शंस भी यूज़ होते हैं इसमें. कंट्रोल फ्लो कौन से यूज़ होते हैं? इफ देन एल्स, केस एंड शेल लूप्स, एट्सेट्रा. तो ये सारे एलिमेंट्स आपके शेल स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं. ठीक है. तो इन सब चीज़ों से आप पहले से ही नोन है. ठीक है. आप जानते हो इन सारी कीवर्ड्स को या फिर इन सारी कमांड्स को, और जो कंट्रोल फ्लो है इन सब को. ठीक है. आप लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर भी, और कमांड्स हमने अभी लास्ट यूनिट में ही कंप्लीट की है ये सारी कमांड्स. ठीक है. अब आगे है आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड शेल स्क्रिप्ट. तो हमें क्यों ज़रूरत है शेल स्क्रिप्ट की? देयर आर मैनी रीज़न टू राइट शेल स्क्रिप्ट. तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसके से हमें ज़रूरत है शेल स्क्रिप्ट की. फर्स्ट है टू अवॉइड रिपीटेटिव वर्क एंड ऑटोमेशन. तो सबसे पहले तो अगर आप रिपीटेशन को या ऑटोमेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप जो काम आपको बार बार करना पड़े. ठीक है. तो इस सब को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए शेल स्क्रिप्ट आपकी यूज़ होती है. फिर सिस्टम एडमिन्स यूज शेल स्क्रिप्टिंग फॉर रूटीन बैकअप्स. अब वेब बैकअप लेने के लिए भी शेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम एडमिन्स द्वारा. नेक्स्ट, सिस्टम मॉनिटरिंग. अगर आपने सिस्टम को पूरे तरीके से मॉनिटर करना है तो शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता है. एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी टू द शेल, एट्सेट्रा. तो अगर आप शेल्स में कुछ नए फंक्शंस ऐड करना चाहते हो तो भी शेल स्क्रिप्टिंग की मदद से आप कर सकते हैं. ठीक है. आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी कमांड्स राइट कर सकते हैं किसी फाइल में, और फाइल या फिर शेल प्रोग्राम में, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया है जिसमें शेल का यूज़ यहाँ पे बताया गया है. तो ये आपका हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर सीधा इंटरेक्ट कर्नल के साथ में करता है, कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में. फिर शेल्स जो भी कमांड डाली गई है उनको इंटरप्रीट करता है, और ये आपका टर्मिनल है और ये यूज़र है. ठीक है. तो ये आपके पूरे सिस्टम में जो जितना भी आपका सिस्टम से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक का पूरा पोर्शन है आपका ये. ठीक है. पूरे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं, मतलब दिखाए गए हैं इस पूरे डायग्राम में. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है मेन कोर आपका कर्नल होता है, और शेल जो है वो क्या है? कमांड लाइन इंटरप्रेटर है आपका. ठीक है. तो ये पूरा आपके कंपोनेंट्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिखाए गए हैं. फिर है आपका एडवांटेजेस ऑफ शेल स्क्रिप्ट. एडवांटेज क्या है? और फिर नेक्स्ट होगी आपकी डिसएडवांटेज. तो पहले एडवांटेज है, द कमांड एंड सिंटेक्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज डायरेक्टली एंटर्ड इन द कमांड लाइन, सो प्रोग्रामर डू नॉट नीड टू स्विच टू एंटायरली डिफरेंट सिंटेक्स. तो आपकी जो शेल स्क्रिप्ट्स की कमांड्स है और लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आप कमांड लाइन में एंटर करते हैं. ठीक है. डायरेक्टली आप जैसे कमांड लाइन को यूज़ करते हैं
तो प्रोग्रामर को किसी और अलग सिंटेक्स में स्विच करने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स जो प्रोग्रामर है उसको अलग से सिंटेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कमांड लाइन में जैसे आप डायरेक्टली कमांड लाइन में एंटर करते हो कमांड, उसी तरीके से आप शेल स्क्रिप्ट्स के लिए भी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो शेल स्क्रिप्ट्स का लिखने का तरीका है वो भी बिल्कुल सेम वैसा है जैसा कमांड लाइन में आप डायरेक्टली कमांड्स को एंटर करते हो। नेक्स्ट है राइटिंग शेल स्क्रिप्ट्स आर मच क्विकर। आप शेल स्क्रिप्ट को ज़्यादा तेज़ी से राइट कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट, इजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्विकली। इंटरैक्टिव डीबगिंग मींस अगर कोई आपने एरर फाइंड आउट करना है तो वो भी इजीली किया जा सकता है फाइंड आउट। तो ये थी एडवांटेजेस। अब है डिसएडवांटेजेस। तो क्या है, prone to costly errors, a single mistake can change the command which might be harmful। तो एरर्स आपके इसमें जो होते हैं वो आपको मतलब कि महंगे पड़ सकते हैं। मींस कि अगर आप एक कमांड में छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो वो पूरा आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, मींस कि आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को वो चेंज कर सकता है। फिर स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। शेल स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। डिज़ाइन फ्लॉज विद इन द लैंग्वेज सिंटेक्स और इम्प्लीमेंटेशन। थोड़े से डिज़ाइन में कोई जब भी आप कोई लैंग्वेज सिंटेक्स को डिज़ाइन करते हो या फिर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। नॉट वेल सूटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आप कोई मुश्किल या फिर कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो ज़्यादा सूटेबल नहीं है ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी इसकी डिसएडवांटेजेस शेल स्क्रिप्टिंग की। तो इसी के साथ आपका ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। स्वैप स्पेस, ठीक है, स्वैप स्पेस जहाँ पे आप रैम में अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं बचता है तो उस रैम को स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए आप स्वैप स्पेस में कुछ मेमोरी पेजेस को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था माउंटिंग फाइल सिस्टम। तो इसमें हम कोई भी फॉर्मेटेड पार्टीशन या फिर ड्राइव को डायरेक्टली किसके साथ में अटैच करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी के साथ में, ताकि हम उस ड्राइव के कंटेंट को सेम डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमने किया है अपना शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट क्या है आपकी, कि आप जब यूज़र अपनी एक एक करके कमांड राइट करता है एज एन इनपुट और उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, पर अगर बंच ऑफ कमांड्स यूज़र ने एक्सेस करनी है या एग्जीक्यूट करनी है तो उसको हर एक टाइम वो कमांड राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस रिपीटेटिव वर्क से बचने के लिए जो कमांड्स है उनको एज एन इनपुट एक फ़ाइल से लिया जाता है, तो उस फाइल को हम शेल स्क्रिप्ट या शेल प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।